आप सभी को नमस्कार। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के विषय में अध्ययन करना आरंभ करेंगे और ये श्रृंखला चलेगी जिसमें हम पीआरटी एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी एग्ज़ाम के लिए और जो बीएड के बच्चे हैं जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें विशेष रूप से चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है, उस विषय पर हम एक श्रृंखला चलाएंगे ताकि विद्यार्थियों को इस विषय के संबंध में गहन एवं विस्तृत जानकारी जो है वो प्राप्त हो पाए और वो अपनी परीक्षा में सफल हो पाए। तो आज की कक्षा का हम आरंभ करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास का अर्थ क्या है? तो देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड मतलब बच्चा और डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी कि बच्चे का विकास। एक बच्चा आप किसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा समझना, क्योंकि अगर आपका ये अर्थ जो प्रत्यय है बच्चा, बाल क्या है या बालक क्या है या बच्चा क्या है, अगर आपको ये समझ आ जाता है तो निसंदेह आप उसके जो विकासीय स्थिति है उसको बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और क्योंकि आपने अपने आसपास भी बच्चे देखे हैं, अपना खुद का भी बचपन बिताया है, तो उन चीज़ों को आप कोरिलेट कर पाएंगे अगर आपके मन में, आपके मस्तिष्क में बालक शब्द का जो प्रत्यय है वो स्पष्ट होगा। तो भारतीय स्थितियों के अनुसार मैं यहाँ बात कर रही हूँ अभी, और अगर भारत में ना भी देखें तो 2-4 साल का ज़्यादा या कम होकर सभी पूरे वैश्विक स्तर पर ये चीज़ें चलती हैं कि गर्भावस्था से लेके जब एक माँ गर्भ धारण करती है उस 0 पीरियड से लेकर और लगभग 13 से 14 साल जब तक कि लड़कियों को मासिक धर्म की शुरुआत नहीं हो जाती और लड़कों में भी कुछ इस तरह के परिवर्तन नहीं आ जाते, जिसे हम प्यूबर्टी टाइम कहते हैं, जिसे हम एडोलेसेंस टाइम कहते हैं। वहाँ तक की जो अवस्था है उसे हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। यानी कि 0 समय से लेकर, 0 समय मतलब जब माँ ने गर्भ धारण किया है तब से लेकर और लगभग 13 से 14 साल तक की आयु के जो बालक हैं वो बालक कहलाते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर 14 साल तक की आयु मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, क्योंकि ये देश काल, समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कभी किन्हीं बालकों में जो है वो 15 साल में प्यूबर्टी आ जाती है, किसी में 13 साल में आएगी। तो औसत रूप से आप ये मान सकते हैं कि 0 से 14 साल। अब है बाल विकास के सिद्धांत। तो देखिए, बाल विकास का जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है लगभग। कुछ एक मैंने पहले भी अभी कहा कि जो देश काल, समय और परिस्थिति के अनुसार स्थितियाँ बदलती हैं, उन कुछ स्थितियों को छोड़कर बाकी बाल विकास के सिद्धांत सार्वभौमिक स्तर पर एक जैसे हैं। ठीक, तो अब यहाँ समझने वाली बात है कि बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उनकी शुरुआत किसने की थी। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो शायद आपको कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि बाल विकास के सिद्धांत का जनक कौन है, लेकिन हम अगर मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि को देखें तो हम यहाँ पर पाते हैं कि जो प्याजे हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास पर अपना काम जो है वो आरंभ किया था। और कॉग्निटिव विकास के अध्ययन के साथ साथ जब वो अपनी इस यात्रा में आगे चलते हैं तो उन्होंने बालकों पर अध्ययन किया और एक सुगठित रूप से पूरी व्यवस्था के साथ एक क्रम के अनुसार जो बालकों के विकास की बात समझाई, वह सबसे पहले प्याजे ने ही बात की थी उसके बारे में। और प्याजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई बालकों के विकास को लेकर, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय में थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि लगभग सभी बालक इन अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। हाँ, वर्ष जो है वो थोड़े कम या ज़्यादा हो सकते हैं कि कोई बच्चा 1 साल की अवस्था में बोलना सीख रहा है, कोई 13 महीने की अवस्था में, कोई 9 महीने से शुरू कर देता है। ठीक है, वो व्यक्तिगत भिन्नता है, लेकिन ऐसा नहीं होगी कोई बच्चा पैदा होते ही बोलना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं? और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई बच्चा 14 साल की उम्र तक या 13 साल की उम्र तक आकर किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग ना करता हो। ठीक है, तो प्याजे ने जो है वो सबसे पहले बाल विकास के सिद्धांत की बात की एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने बालक के विकास की जो अवस्थाएं बताई वो बहुत क्रमिक थी, बहुत व्यवस्थित थी, बहुत संगठित थी। तो उन्होंने सबसे पहले दिया था सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बात की उन्होंने। और सेंसरी मोटर स्टेज में उन्होंने कहा कि बच्चे में जो है वो संवेदन की स्थिति होती है, वो सेंसेशन करना सीखता है। दूसरी स्टेज जो प्याजे ने बताई वो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशन में उन्होंने कहा कि बच्चा जो है अपने लॉजिक्स का निर्माण करना सीख रहा है।
वो ठीक है या गलत है उसको नहीं पता है, क्योंकि वो जैसे चीज़ों को, लंबी चीज़ को बड़ा सोचता है और चौड़ी चीज़ को छोटा सोचता है। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज थी, जो थी कॉन्क्रीट ऑपरेशन की स्टेज, जहाँ पर बच्चा वाकई इन चीज़ों के लॉजिक्स को समझना शुरू करता है जो पहले से स्थित है, ठीक है, उनके साथ जुड़ना शुरू करता है। उसके अपने प्री ऑपरेशन के जो लॉजिक्स हैं, वो जो लाइफ के स्थापित सिद्धांत हैं, उनके साथ वो टच में आना शुरू करता है। और लास्ट स्टेज जो होती है पियाजे के अकॉर्डिंग, वो है फॉर्मल स्टेज, जिसमें बच्चा जो है वो अमूर्त चीज़ों की तरफ चलना शुरू करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को ले लेता है। तो पियाजे ने क्या बाल विकास के सिद्धांत में, अगर उसकी अवस्थाओं की मैं बात करूं पियाजे की, तो वो क्या थी, सेंसरी मोटर थी, प्री ऑपरेशनल था, कॉन्क्रीट था, फिर उसके बाद फॉर्मल स्टेज था। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि पियाजे ने जो है वो इसका एक आधारभूत संदर्भ जो है वो प्रस्तुत कर दिया था। अब हम देखते हैं कि बाल विकास के जो सिद्धांत हैं वो क्या हैं। अब मैं समझती हूँ कि बाल विकास के जो सिद्धांतों का मैंने चयन किया है, 12-13 सिद्धांत मैंने देखे हैं। अगर आप इन्हें ठीक से समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं, तो प्रश्न किसी भी तरह का है, आप किसी भी परीक्षा में, चाहे वो बीएड की है, चाहे वो पीआरटी की है, चाहे वो टीजीटी की है, आप उस प्रश्न का सटीक उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है एक रूपता का सिद्धांत, कि बालकों की जो विकास की अवस्था है या बालकों में जो विकासीय स्थितियां आती हैं, बालकों का जो विकास होता है, उसमें एक रूपता पाई जाती है। अब एक रूपता का मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे एक जैसी चीजें करेंगे। एक रूपता का मतलब यही है कि पहले बच्चा, जैसे अभी मैंने पियाजे का एग्जांपल दिया कि पहले उसकी सेंसेस का डेवलपमेंट होगा और उसके बाद वो अपनी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। ऐसे ही बालक में एक रूपता का सिद्धांत कैसे होगा कि सभी बच्चे, जब आप पैदल चलना सीख रहे हैं, जब जो शिशु है वो जब पैदल चलना सीखता है, तो क्या स्थिति बनती है उसकी, वो पहले पैरों से खिसकना शुरू करता है, फिर कुछ बच्चे क्राउलिंग करते हैं, जिसको घुटने के बल चलना बोलते हैं, फिर वो पकड़ पकड़ कर चलना सीखता है, फिर वो अपने आप से आत्मनिर्भर होकर चलना सीख जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि पहले बच्चा चलना सीख गया, फिर वो घुटनों के बल चला, फिर उसने पकड़ पकड़ कर चलना सीखा, ऐसा नहीं होगा। जो बालक की विकास की अवस्था है, उसमें एक रूपता का मतलब एक जैसी विशेषताएं आएंगी। उस वो उम्र का, सालों का, महीनों का कम या ज़्यादा होना संभव है और स्वाभाविक भी है, लेकिन स्थितियां जो है वो वही रहेंगी। जैसे जब आप बच्चा बोलना सीखेगा, तो पहले वो बबलिंग सीखता है, फिर वो माँ, पा, दा, कुछ इस तरह के शब्द बोलता है, जिसमें जो मैं कहूँ कि जो स्वर के साथ दो स्वर मिला देंगे या फिर एक व्यंजन वाला शब्द है वो बोलना शुरू करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा पहले पूरा सेंटेंस बोल रहा है, फिर शब्दों पर आ रहा है, फिर स्वरों पर, फिर व्यंजनों पर, इस टाइप से। ठीक है, तो एक रूपता का मतलब कि विकास की जो अवस्थाएं हैं वह एक जैसी होंगी, उसमें उम्र का कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो एक अवस्था होती है विकास करने की, वह एक जैसी रहेगी। दूसरे नंबर पर है परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत, कि हर बच्चे में ये चीज़ें होती हैं, यानी कि मैच्योरिटी का लेवल और उसका सीखने का जो स्तर है वो लगभग साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा बिना कुछ सीखे ही मैच्योर हो गया। परिपक्वता से यहाँ अभिप्राय है कि बच्चे की समझ का विकास हो रहा है। और बच्चे की समझ का विकास कैसे हो रहा है? जब वो चीज़ों को सीख रहा है। तो सभी बच्चों में ये वाली चीज़ें पाई जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं सीख रहा है, या जिसका कुछ भी मैच्योरिटी लेवल या उसका परिपक्वता का स्तर नहीं बढ़ रहा, उसकी समझ का स्तर ना बढ़ रहा हो, ऐसा नहीं है। सभी बालकों में परिपक्वता और सीखने की जो व्यवस्थाएं हैं वो समान रूप से होती हैं। गति कम या ज़्यादा हो सकती है। कोई बच्चा जल्दी सीख सकता है, कोई बच्चा धीरे सीख सकता है, लेकिन सीखेंगे सभी। और उस सीखने से सभी के व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, जो उसको परिपक्व बनाएगा, जो उसको वातावरण के साथ सामंजस्यता करना सिखाएगा, ये जो विशेषता है वह सभी बालकों में पाई जाती है। यहाँ तीसरे नंबर पर आता है वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। सभी बालकों पर वंशानुक्रम का और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम क्या है? आपने किन माता पिता से जन्म लिया है, आपकी जो
जिसको हम खानदान से अब मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि आपकी जो खानदान की परंपरा है, आपके माता पिता और उनके माता पिता और उनके माता पिता, वहाँ से आपको जो गुण मिल रहे हैं उनका यानी कि जीन्स का हर बच्चे पर प्रभाव पड़ता है कि वो किस तरह के गुणों को लेकर पैदा हुआ है। नंबर 2, अब वो जो गुण वो अपने आप से लेकर आया है, जन्म के साथ उसके अंदर आए हैं, उनका विकास किस तरीके से होगा, उस विकास की प्रक्रिया पर वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। बिल्कुल यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव कम या ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है किसी बच्चे को वातावरण इतना प्रभावी मिल गया है कि वो उसके अपने वंशानुक्रम से, अपने माता पिता से जन्म के साथ कम गुण मिले हैं, लेकिन वातावरण इतना बढ़िया मिला कि उस बच्चे का विकास बहुत बेहतर हुआ। ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा जन्म से तो बिल्कुल गॉड गिफ्टेड था, यानी कि उसमें कुछ असाधारण क्षमताएं थी, लेकिन उसको वातावरण ठीक से नहीं मिला तो वो उन असाधारण क्षमताओं का उपयोग जो है वो नहीं कर पाया, उनका विकास नहीं हो पाया। तो ये संभव हो सकता है कि वातावरण या वंशानुक्रम का प्रभाव किसी व्यक्ति पर कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। ये बिल्कुल सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत क्या हुआ, एकरूपता का, कि सभी के साथ एक प्रकार की घटनाएं होंगी और उन घटनाओं का क्रम भी यथासंभव एक जैसा होगा। नंबर 2, हर बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति होगी, या वो सीखेगा और उस सीखने से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, उसकी वातावरण के साथ जो सामंजस्यता बढ़ेगी, उसकी जो परिपक्वता बढ़ेगी। नंबर 3, हर बच्चे के विकास पर उसके वंशानुक्रम का और उसके वातावरण का प्रभाव जरूर पड़ेगा। नंबर 4 है इसमें संपूर्णता का सिद्धांत, कि एक बच्चे का जो विकास है वो संपूर्ण रूप से होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी बच्चे को ऐसा सिर्फ खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छे से दी हैं तो उसका सिर्फ शरीर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जब बच्चा खाएगा पिएगा अच्छे से, अच्छे वातावरण में रहेगा, तो केवल उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, या केवल उसकी मांसपेशियों का विकास नहीं होगा, या केवल उसके हाथ पैरों की लंबाई का विकास नहीं होगा, बल्कि बच्चे का जो विकास है वह अपने आप में संपूर्ण होता है। संपूर्ण मतलब कि उसके मस्तिष्क का विकास भी होगा, मन का भी होगा, भावनाओं का भी होगा, शारीरिक गतिविधियों का भी होगा, मांसपेशियों का भी होगा, शरीर का भी होगा। यानी कि संपूर्ण से आप समझ लीजिए कि एक बच्चा आपके सामने है, उसका कोई भी पक्ष ऐसा नहीं छूटेगा जिसका विकास नहीं होगा। विकास सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, तो ये संपूर्णता का मतलब है कि बच्चे के जीवन के हर पहलू का, उसके हर शरीर के हर भाग का विकास होगा। ठीक, फिर है विकास की दिशा। संपूर्णता का सिद्धांत समझ आता है आपको। अब विकास की दिशा में क्या है, सिफेलो कैडुअल क्रम, प्रॉक्सिमो डिस्टल क्रम तथा संरचना प्रकार्य। सभी बालकों में विकास के इसी क्रम का पाया जाना अनिवार्य है, यही पाया जाता है, सिद्धांत है। कोई भी बात सिद्धांत कब कहलाती है बच्चों, जब किसी तथ्य पर समय काल देश और परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता, उस तथ्य को आप सिद्धांत के रूप में जान सकते हो कि आप उसे कहीं पर भी लेकर आओगे ना, वो बात, उस तथ्य का प्रभाव बिल्कुल वैसा ही रहेगा। उस तथ्य को हम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये कहने की जो सिफेलो कैडुअल क्रम क्या है कि जब माँ गर्भाधारण करती है और बच्चे के शरीर का विकास होना शुरू होता है, तो सबसे पहले उसके किसका निर्माण होगा, सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है, सिर का निर्माण होता है। और जब सिर बन जाता है तो फिर उसके निचली बॉडी पार्ट्स का निर्माण शुरू होता है। तो सिफेलो कैडुअल क्रम वही है। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्रम क्या है कि सबसे पहले जब आपका सिर बन गया है तो उसके बाद आपका जो बैक पार्ट है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वहाँ उसका आपके मेडुला का जो विकास है वो होता है। और उस मेडुला के विकास के साथ आपके हाथ और पैरों का निर्माण होता है। और उसके बाद क्या होता है, आपके फेफड़े, दिल, वो सब चीज़ें बननी शुरू होती हैं। तो सभी बालकों में विकास का ये क्रम पाया जाता है। संरचना प्रकार क्या है कि जब आप काम करना शुरू करते हैं या बच्चा काम करना शुरू करता है, तब आप देखेंगे कि पहले छोटे से लेकर बड़े काम तक जाते हैं। जैसे कि जब बच्चा हाथ पैर चलाएगा तो ऐसा नहीं है कि बच्चे के हाथ पैर बन गए तो उसने तुरंत हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया।
नहीं, हाथ पैरों के अंदर बेसिकली जो आपकी मांसपेशियां हैं पहले वो स्ट्रोंग बनती हैं, पहले उनका ताकतवर होना ज़रूरी होता है। जब वो ताकतवर होंगी तभी उनमें गति का संचार जो है वो हो पाएगा, तभी उनमें मूवमेंट हो पाएगी। तो विकास की जो दिशाओं का जो कार्य है या जो दिशाएं, जिस विकास किस तरह से होता है वह भी अपने आप में एक सिद्धांत है, सबको याद रहेगा। फिर है नेक्स्ट है सरल से जटिल की ओर। बच्चे का विकास जो है वो सरल से जटिल की ओर ही चलता है, यानी कि बच्चा अगर जैसे हमने कहा पहले सिर बन गया, फिर सिर के बाद वो सब चीज़ें चली। अब क्या सिर का बनना सरल था? नहीं, पर सिर के बनने से क्या है कि आप पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एक गोले के रूप में आ रहा है। फिटस और फिटस से भी छोटी अवस्था जब आप देखेंगे गर्भाधारण की, तो वो कैसे एक बिल्कुल बीज की शेप में होता है, वो बेसिकली सिर है उसका, बच्चे का। तो सरल से जटिल में यहाँ पर आप इसको दूसरे उदाहरण से भी देख सकते हैं कि बच्चा जब सीखता है, पढ़ना सीखेगा या फिर चलना सीखेगा, तो वो पहले वो करता है जो सरल है सबसे, जिसको वो आराम से कर पाता है। और जिसको आराम से कर पाया है उसके बाद वो थोड़ा मुश्किल, यानी कि पहले वो खिसक रहा है जो छोटा बच्चा बैठा, फिर वो घुटनों के बल चलना शुरू करे, फिर वो खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। तो सरल से जटिल की तरफ जा रहा है, क्योंकि खड़ा होना उसके लिए जटिल है, लेकिन वो पकड़ कर खड़ा है। फिर वो धीरे धीरे पकड़ पकड़ कर चलता है। ऐसा नहीं होता कि पहले बच्चा चल पड़ा फिर उसके बाद उसने पकड़ना शुरू किया या खड़ा होना शुरू किया, नहीं, पहले वो खड़ा होगा फिर वो पकड़ पकड़ कर चलेगा, तो उसको खड़ा होना आसान लगेगा। फिर खड़े होकर पकड़ कर किसी खड़ा हुआ, फिर किसी को पकड़ा, उससे मूवमेंट करना उसको आसान लगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसे पकड़ कर चलना मुश्किल है कि कहीं कोई चीज़ पकड़ने में नहीं आई है, तो अब वो ये प्रयास करेगा कि मैं बिना किसी चीज़ को पकड़े चलो। तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है कि आप बिना किसी सपोर्ट के भी चल सकते हैं। बच्चे के लेवल पर सोच कर देखिए उन चीज़ों को। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुश्किल काम पहले होगा और आसान काम बाद में। हमेशा क्रम यही चलता है कि सरल काम पहले और जटिल काम बाद में। फिर उसके बाद सामान्य से विशेष, सबसे पहले जनरल और फिर उसके बाद स्पेसिफिक। ये बिल्कुल जो सरल से जटिल है उसके साथ जुड़ा हुआ प्रत्यय है कि सामान्य क्या है, जो आपको नजर आ रहा है, और जो आपको नजर आ रहा है उसके साथ आप परिचित हैं, आपको घबराहट नहीं होती उन चीज़ों को करने में। और फिर धीरे धीरे आप जिन चीज़ों से परिचित हैं उनके संपर्क में आते आते कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ चलते हैं जो पर्दे में हैं, जो आप नहीं जानते हैं, तो वो आपके लिए जटिल है। तब बच्चा जो है वो जब वो अपने आसपास के वातावरण से परिचय पा लेता है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वो आप किसी बच्चे को मोबाइल फ़ोन दीजिए, शुरू शुरू में वो नहीं पकड़ेगा, उसको डर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी फेमिलियरिटी बढ़ती जाएगी मोबाइल फ़ोन के साथ, तो वो फिर उसके बटनों से खेलना शुरू करेगा, फिर उसका एक्सपोजर जो है वो धीरे धीरे आगे चलेगा। तो विकास का यही क्रम है कि सामान्य जो जनरल है, जिसके साथ आपका परिचय है, वहां से आप अपरिचय की तरफ चलोगे, अज्ञान, ज्ञान से अज्ञान की तरफ। क्योंकि जब आपको जिस चीज़ की नॉलेज है वो तो है ही, अब जो नहीं पता है उसको ढूंढने चल रहे हैं। ठीक है, तो सामान्य से विशेष की ओर। फिर निरंतरता का अभ्यास, निरंतरता का सिद्धांत, सॉरी, एक बच्चे के जो बाल विकास के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि निरंतरता उसमें बनी रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कोई विशेष बीमारी की अवस्था को मैं छोड़ दूं यहाँ पर, जो अपवाद स्वरूप होते हैं, कि बच्चे का निरंतर विकास होता रहता है। और बल्कि बीमारी की अवस्था में भी क्या है, विकास तो उसका तब भी होता है, लेकिन वो नकारात्मक विकास रहता है, क्योंकि उसकी मांसपेशियां, उसकी मस्तिष्क की क्षमताएं जो है वो कम होती जाती हैं, है ना। लेकिन विकास होगा, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। और इंसान की मृत्यु जिस बिंदु पर हो जाती है, वहां पर हम कहते हैं कि सीखने की या विकास की जो निरंतरता है वो खत्म हो गई है। अन्यथा विकास लगातार होता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे कैसा भी वातावरण हो, चाहे कैसा भी वंशानुक्रम हो, विकास तो होगा ही, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और विकास होगा ही क्यों, क्योंकि उम्र तो आपकी बढ़ती रहेगी, उम्र बढ़ेगी, आपकी गतियां बढ़ेंगी, तो आपका अधिगम क्षमताएं भी बढ़ती जाएंगी। फिर है इसमें देखिए अब कितने कर चुके हैं हम, एक गुप्ता का सिद्धांत 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब ये व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, हर व्यक्ति की काम करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, उसकी शक्ति अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है।
तो ये सभी बालकों में पाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक बच्चे में है, नहीं, हर बालक में व्यक्तिगत भिन्नता है और ये भी बाल विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई दो बालक एक गति से एक चीज को एक ही समय में सीख पाएंगे। वो सीखेंगे जरूर, उसी क्रम में सीखेंगे, लेकिन उनकी जो गति है वह भिन्न होगी, जो उनकी क्षमता है वो भिन्न होगी, जो उनके सीखने का पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा। ठीक, तो हर बालक में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ये भी बाल विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय क्या है? इंटीग्रेशन, जुड़ना चीजों का आपस में। आपके पास आपके वातावरण में बहुत सारी चीजें होती हैं, अब वो चीजें एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ती हैं, उनका संतुलन कैसे बनता है और वो कैसे काम करती हैं, ये प्रक्रिया जो है वो समन्वय कहलाती है। तो हर बालक में समन्वय का सिद्धांत भी पाया जाता है, यानी कि बच्चे में जब भी बच्चा किसी चीज को सीखेगा या किसी काम को करेगा तो उसका समन्वय होगा। किसका? उसके मस्तिष्क की क्षमता का, उसके हाथ पैरों की मांसपेशियों की क्षमता का, उसके वातावरण को ग्रहण करने की क्षमता का और उस वातावरण का और उस वंशानुक्रम का, इन सारे तत्वों का जब जुड़ाव होता है, जब एक संतुलन बनता है, जब इनकी अंतः प्रक्रियाएं होती हैं, जब इनका इंटर रिलेशनल एक्टिविटीज होती हैं इनके बीच में, तो वो समन्वय है। और हर बच्चे में उसके सीखने में, उसके व्यवहार करने में, उसके किसी चीज को देखने में ये समन्वय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर उसके अंगों की समन्वयता में, अगर उसके अंगों के संतुलन में, जुड़ने में, उनके काम करने की सेटिंग में कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, या फिर धीरे सीखेगा, या फिर हो सकता है जो आप सिखाना चाह रहे हो वो ना सीख के कुछ और ही सीख ले। ये डिपेंड करता है कि उसका समन्वय कैसा है। लेकिन ये जो समन्वय की मैं बात करूं, जो इंटीग्रेशन हो रहा है, जो जुड़ना हो रहा है, जो संतुलन की, हम अंगों के संतुलन की बात कर रहे हैं, वो सभी बालकों में एक जैसा है। सब बालकों को इसकी जरूरत रहती है। उसके बाद 11वां सिद्धांत है आपका अंतर संबंध का सिद्धांत, यानी कि बस जैसे बात, हर जो भी आपकी सजीव या निर्जीव वस्तुएं हैं जीवन में, सब में आपस में कोई ना कोई संबंध होता है। कहीं पर उपयोगिता का संबंध होगा, कहीं पर सुंदरता का संबंध है, कहीं पर जरूरत की पूर्ति का संबंध है, इस टाइप से। तो बालक का जो विकास होगा, बालक में जो अधिगम होगा, वो जो सीखेगा, या उसके शरीर के आकार की वृद्धि होगी, या उसकी क्षमताओं का विकास होगा, उन सब में अंतर संबंध का सिद्धांत भी पाया जाएगा। ये बिल्कुल समन्वय के सिद्धांत से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, क्योंकि अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, अगर आपके अंगों के मध्य संतुलन बेहतर नहीं है और वो एक दूसरे के पूरक के रूप में काम नहीं कर पाते हैं, या बच्चा अपने आप को वातावरण के साथ नहीं जोड़ पाता, समझ रहे हैं, उसकी क्षमताएं वातावरण में उपलब्ध संसाधनों को यूज नहीं कर पाती हैं, अपने हित के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में भी बालक का विकास जो है वो प्रभावी होगा। तो अंतर संबंध का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी बच्चे को कोई चीज़ बहुत बेहतर ढंग से सिखाना चाहते हो, या उसका शारीरिक विकास बहुत बेहतर ढंग से करना चाहते हो, तो आपको अंतर संबंध देखना पड़ेगा। किसमें? बालक के वातावरण में, उसके खान पान में, उसकी आदतों में, उसके अभ्यास क्रियाओं में आपको एक बेहतर समन्वय करना पड़ेगा, बेहतर संतुलन बनाना पड़ेगा, तभी वो जो अंतर संबंध होगा वातावरण का और बालक का, वह उसके विकास में उपयोगी भूमिका निभाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आप इन बिंदुओं को फिर से देखिए, इस वीडियो को फिर से सुनिए, और जो आपका प्रश्न पत्र आपको कहीं से मिलते हैं, गूगल पर देख लीजिए, या फिर कहीं से भी आपको जो अभ्यास प्रश्न मिलते हैं, उसमें आप बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित जो भी प्रश्न है उनको हल करके देखिए। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उन प्रश्नों को बेहतर ढंग से हल कर पाएंगे। अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पर गड़बड़ है, ताकि हम उसे और बेहतर ढंग से जो है वो व्याख्यायित कर सकें। तो बाल विकास के सिद्धांत में इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।